हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं, ननद और भाभी की कहानी। प्राकृतिक दृश्यों के साथ कहानी का लुत्फ उठाइए। कहानी शुरू करते हैं अब। नंदनी के परिवार में सिर्फ और सिर्फ 4 सदस्य थे। तो शुरू करते हैं अब। नंदनी और उसके पति अमित और उसकी ननद रिया छोटी है और उसके ससुर जी थे। उसकी सास की लीला जी का देहांत हो गया था। 15 साल पहले मर चुकी थी। आज से घर की पूरी जिम्मेदारी नंदनी की थी। रात में सारे सदस्यों को खाना खिलाकर नंदनी अपने कमरे में आकर टीवी देख रही थी। कुछ देर बाद उसके पति अमित कमरे में आए और टीवी ऑफ कर दिया। नंदनी बोली, टीवी क्यों ऑफ कर दिया? मेरा फेवरेट सीरियल आ रहा था, देख लेने दो, उसके बाद बंद कर देना। अमित बोला, नंदिनी, आज मैं तुम्हें कुछ जरूरी बात बताना चाहता हूँ। शादी के पहले दिन से ही मैं यह बात करना चाह रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि सारे मेहमान चले जाएंगे तब मैं कहूँगा। नंदिनी बोली, हाँ हाँ बताओ, क्या कहना है? अमित ने नंदिनी का हाथ अपने हाथों में लेकर बोला, नंदिनी, जैसा कि तुमको पता है, हमारी माँ बचपन से ही हमें छोड़कर चली गई है और एक औरत के बिना घर कितना सूना लगता है ये हम बखूबी जान गए हैं। मुझे और मेरी छोटी बहन रिया को कष्ट ना हो, इसलिए हमने हमारे बाबूजी ने दोबारा शादी नहीं की और हमें बहुत ही प्यार से पाला पोसा और एक माँ और पापा दोनों का प्यार दिया। अमित के शब्दों में उसका दर्द साफ साफ झलक रहा था। उसने नंदिनी का माथा चूमते हुए बोला, नंदिनी, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने प्यार से इस मकान को घर बना दो। ये सब बातें सुनकर नंदिनी अपने पति अमित को गले लगाई और बोली, अमित, आज से तुम निश्चिंत हो जाओ। इस घर पर जितना हक तुम्हारा है उतना अब मेरा भी है, क्योंकि कहा जाता है शादी के बाद एक लड़की का घर उसका ससुराल ही हो जाता है। और मैं चाहती हूँ कि अपना घर इस तरह से प्यार से सजाऊं कि मेरा घर घर नहीं बल्कि स्वर्ग से भी सुंदर हो जाए। नंदिनी की सोच सुनकर अमित मन ही मन एक बहुत बड़ा सा डर दूर हो गया। उसे लगने लगा कहीं ना कहीं छोटी सी बगिया में नंदिनी के आने से हलचल ना मच जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। उसे यकीन हो रहा था उसने अपने जीवन साथी का चुनाव बिल्कुल सही किया है। सुबह होते ही नंदिनी ने नाश्ता करने के लिए सबको बुलाया। आज नाश्ते में नंदिनी ने उपम बनाया था। उसके ससुर जी ने उस उपम बहुत पसंद था। नाश्ता करने के बाद उन्होंने नंदिनी को अपने पास बुलाया। बहू, आ जाओ, बैठो। तुमने तो आज मेरा दिल ही खुश कर दिया। पहले दिन यह बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे उपम बहुत पसंद है? नंदिनी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बाबूजी, जब मुझे इस घर में ही रहना है तो सबकी पसंद और नापसंद की जानकारी तो करनी पड़ेगी ना, तभी तो मैं सबका ख्याल अच्छे से रख पाऊंगी। उसके जवाब से बाबूजी बहुत खुश हो गए और बहू के हाथ में एक लिफाफा पकड़ाते हुए बोले, शिमला की 2 टिकटें हैं, तुम और अमित जाओ, घूम आओ। अरे नहीं बाबूजी, आपको छोड़कर अभी हम कहीं नहीं जाएंगे, घूमने के लिए तो पूरा जीवन पड़ा है। उनके ससुर बोले, बिल्कुल तुम्हारी जैसी ही बातें अमित की माँ भी किया करती थी। ऐसे ही करते करते हमने शादी के बाद से ही शिमला जाने का सोच रहे थे, लेकिन हर बार टाल देती थी और टालते टालते लेकिन हम कभी भी शिमला नहीं गए। पर मैं नहीं गया तो क्या हो गया, मेरे बेटे और बहू तो जाएंगे। और सुनो ना, ना मत कहना। तभी उसकी ननद रिया बोली, भाभी ले लो टिकट, जाओ घूमाओ। ऐसे ससुर तुम्हें कहीं नहीं मिलेंगे। मेरे बाबूजी तो बिल्कुल अनोखे हैं। सब लोगों ने इतना जोर दिया तो नंदिनी शिमला जाने को तैयार हो गई। शिमला की 3 दिन की ट्रिप थी। शिमला जाकर नंदिनी और अमित ने खूब एंजॉय किया और वापस लौटते हुए उन्होंने अपने ससुर और ननद के लिए बहुत सारा सामान भी खरीद के लेकर आए। नंदिनी अपने ससुर के लिए हिमाचली टोपी और हिमाचली जैकेट खरीद ली और अपनी ननद के लिए भी उन्होंने ढेर सारा मेकअप का सामान ले लिया। अब उनके ससुर ने अपनी बहू को इस घर के प्रति इतना प्यार देखते हुए उन्होंने आशीर्वाद दिया, सदा सुहागन रहो मेरी बच्ची। अब आज से मेरी एक बेटी नहीं बल्कि दो दो बेटियां हो गई हैं। अब मैं तुम्हें बहू नहीं बेटी ही मानूंगा। यह शब्द सुनकर नंदिनी बहुत खुश हुई। एक बहू के लिए ससुराल में बेटी बनना उसके लिए सौभाग्य की बात होती है। एक बहू को बेटी का दर्जा मिलने के लिए बहुत ज़्यादा प्यार और त्याग की
ज़रूरत होती है, तब जाकर कहीं बहू को बेटी का दर्जा मिलता है। अमित भी नंदिनी का अपने परिवार के प्रति इतना ज़्यादा लगाव देखकर मन ही मन खुश हो रहा था और उसे अपने आप पर गर्व हो रहा था कि उसने नंदिनी जैसी पत्नी मिली है। शिमला से आने के बाद नंदिनी ने ऐसा महसूस किया कि उसकी ननद उदास है, तो उसने उदासी का कारण पूछा। पहले तो रिया ने टाल दिया, नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही मन ठीक नहीं है। तो लग रहा है आपको? नंदिनी बोली। रिया, इतना मुझे भी चेहरा पढ़ना आता है कि कौन खुश है और कौन उदास। बता क्या बात है? आज से मैं तुम्हारी भाभी नहीं बल्कि माँ भी हूँ। कोई परेशानी हो तो मुझसे बेहिचक शेयर कर सकती हो। मैं तुम्हें डांटने के बजाय उसका हल बताऊंगी। जहाँ तक हो सकेगा मैं तुम्हारी मदद करूंगी। रिया ने अपने भाभी से बताया कि भाभी, पहले मुझसे वादा करो कि आप यह बात अभी किसी को नहीं कहोगी। नंदिनी बोली, हाँ हाँ, किसी से नहीं कहूँगी बाबा, अब तो बता दो। भाभी की बात दरअसल यह है, मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ। वह मेरे साथ ही कॉलेज में पढ़ रहा करता है। उसकी नौकरी के पास ही सरकारी अस्पताल में हो गई है। उसके घर वाले उसकी शादी कर देना चाहते हैं। इसी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ, क्योंकि बाबूजी मुझे नहीं लगता कि इस शादी को लेकर तैयार होंगे, क्योंकि वह लड़का हमारे कास्ट का नहीं है। नंदिनी बोली, अब तू देखती जा तेरी भाभी क्या करती है। अगले दिन सुबह जब लोग नाश्ते पे बैठे हुए थे तो नाश्ता करके अमित अपने ऑफिस के लिए चला गया। रिया भी अपने कमरे में चली गई, लेकिन नंदिनी वहीं बैठी रही अपने ससुर के पास। ससुर नंदिनी ने धीरे से बोला, बाबूजी, अब हमें रिया की भी शादी कर देनी चाहिए। तो उसके बाबूजी बोले, हाँ बेटी, सही कह रही हो, मैं भी कोई एक अच्छा लड़का देख रहा हूँ। जैसे ही अच्छा लड़का पसंद आ जाएगा देखकर शादी कर दी जाएगी। तुम्हारी नज़र में कोई लड़का हो तो बताना। बाबूजी, आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ? हाँ हाँ बहू, कहो। बाबूजी, रिया एक लड़के से प्यार करती है और लड़का भी उसे बहुत पसंद है, लेकिन परेशानी की बात यह है कि लड़का हमारे कास्ट का नहीं है। बहू, तब तो यह शादी किसी भी हाल में नहीं हो सकती, उनके ससुर ने कहा। क्योंकि अगर लड़का हमारे कास्ट का होता तो थोड़ा सा गरीब भी होता। अगर रिया को पसंद होता तो मैं उससे उसकी शादी करवा देता, लेकिन जब हमारे कास्ट का ही नहीं है तो हम उससे शादी नहीं कर सकते। आखिर समाज में भी तो हमारी कुछ इज्जत है ना। कोई लोग क्या कहेंगे, अपनी बेटी की शादी दूसरे कास्ट में कर दिया। नहीं बेटी, मैं तुम्हारी यह बात नहीं मान सकता, और आगे तुम्हें चेतावनी देता हूँ, इस बात के लिए कभी भी मुझे फोर्स मत करना। मैं नहीं चाहता कि अपनी बिरादरी में अपनी नाक कटवाऊं। नंदिनी परेशान हो गई। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वहां से उठकर जैसे ही अपने कमरे में आई, रिया भी उठकर नंदिनी के कमरे में आ गई। क्या हुआ भाभी? बाबूजी क्या बोले? नंदिनी ने रिया को हिम्मत दी। तू चिंता मत कर, तेरी शादी राजन से ही होगी। मैं आज शाम को तुम्हारे भैया अमित से बात करूंगी, वह तुम्हारे बाबूजी से बात करेंगे। क्या पता अमित की बात करे तो बाबूजी मान जाए। लेकिन भाभी, अगर भैया भी नहीं माने तो क्या करेंगी? अरे पगली, मुझे तुम्हारे भैया के बारे में पता है, वह खुले विचारों के इंसान हैं और वह इस जातिवादी के चक्कर में नहीं पड़ने वाले हैं। शाम को जब अमित घर आया तो रात में नंदिनी ने अंकुर से रिया की शादी के बारे में बात की और लड़के के बारे में भी बताया। अमित बोला कि इसमें क्या हर्ज है, लड़का कमाता है और सबसे बड़ी बात, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब जमाना बहुत आगे चला गया है, अब कोई कास्ट वास्ट नहीं मानता है। मैं सुबह ही बाबूजी से बात करूंगा। सुबह होते ही नाश्ते के टेबल पर अपने बाबूजी से बोला, बाबूजी, इस जमाने में जाति धर्म की बातें करना बिल्कुल ही बेमानी होगी। अगर लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो हमें कोई एतराज नहीं होना चाहिए। दिनेश जी बोले, तुम बड़े भाई होकर भी ऐसी बातें कर रहे हो? क्या इस दुनिया में प्यार ही सब कुछ है? दुनिया, समाज, बुजुर्ग की राय बिल्कुल मायने नहीं रखती। हमें कुछ खानदान से हैं, अगर अगर हमारे समाज वाले अपने समाज को अलग कर दें तो कैसा लगेगा? वगैरह वगैरह बोले। तो हम क्या करेंगे? तुम लोग चाहे जो भी सोचो, मैं शादी के लिए बिल्कुल ही तैयारी नहीं हूँ। अब ससुर ने अपना फैसला सुना दिया। अपने ससुर जी के फैसले से अब नंदिनी परेशान हो गई थी, क्योंकि उसने अपनी ननद को वचन दिया था उसके मनपसंद लड़के से उसका विवाह जरूर करवाएगी। लेकिन इधर बाबूजी की जिद को कैसे तोड़ेगी, यही सोच रही थी। इस घटना के बाद रिया भी उदास रहने लगी। उसे भी उम्मीद नहीं थी कि शादी होगी। जो
घर हमेशा खुशियों से भरा रहता था, आज शांत था। ऐसा लग रहा था जैसे समंदर में हलचल होना बंद हो गया है। समंदर शांत हो गया है। एक दिन अचानक बाबूजी को हार्ट अटैक आया और पास के ही हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। अच्छी बात यह थी कि उसी हॉस्पिटल में राजन भी कंपाउंडर था और बाबूजी की देखभाल की जिम्मेदारी उसे ही मिली थी। जब उसे पता चला ये व्यक्ति रिया के बाबूजी ही हैं, अब वह उनकी सेवा और रोगियों के मुकाबले ज़्यादा करता था। हमेशा उनके पास ही रहता था। उनकी सेवा भाव से रिया के पिताजी बहुत खुश हुए। हॉस्पिटल से छुट्टी होने के बाद रिया के पिताजी ने अपने बेटे अमित से बोला, कंपाउंडर कहाँ है, उसको बुला के लाओ, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। अमित जाकर राजन को बुलाया। राजन से मिलते ही रिया के पिताजी बोले, बेटे जब टाइम मिले तो घर आते रहना। अभी तक रिया के पिताजी को राजन के बारे में कुछ नहीं पता था कि ये वही लड़का है जिससे उसकी बेटी प्यार करती है। लेकिन अब राजन का रिया के घर में आना जाना शुरू हो गया था और रिया के पिताजी राजन से काफ़ी गहरी दोस्ती भी हो गई। रविवार के दिन रिया के पिताजी ने राजन को सुबह नाश्ते पर बुलाया। उन्होंने बोला, बेटा तुम शादी क्यों नहीं कर लेते हो, कम से कम तुम्हारी खाना बनाने की समस्या तो हल हो जाएगी और तुम इतने अच्छे हो, तुमसे कोई भी अपनी लड़की की शादी करने के लिए हाँ कर देगा। राजन बोला, बाबूजी यही तो दिक्कत है, मैं जिसे पसंद करता हूँ उनके पिताजी मुझे पसंद नहीं करते हैं। रिया के पिताजी बोले, ठीक है तुम मुझे ले चलना लड़की के पिताजी के पास, मैं तुम्हारे लिए बात करूँगा। राजन नाश्ता के बाद वापस अपने घर चला गया। नंदिनी ने देखा मौका अच्छा है। नंदिनी बोली, बाबूजी अगर अपने रिया की शादी राजन से करा दिया जाए तो कैसा रहेगा। बाबूजी बोले, लेकिन वह तो किसी और लड़की को पसंद करता है, फिर वह हमारी रिया से शादी क्यों करेगा। नंदिनी बोली, बाबूजी अगर वह मान भी जाए तब भी तो शादी नहीं हो सकती है, क्योंकि वह हमारी जाति से तो है ही नहीं, पता नहीं किस जाति का है। बाबूजी के बोल ही बदल गए थे। उन्होंने बोला कि बेटी वह जमाना चला गया जब लोग अंतर्जातीय विवाह के विरोध में थे। अगर लड़का अच्छा है तो विवाह करने में कोई बुराई नहीं है। नंदिनी भी तो यही सुनना चाहती थी। नंदिनी बोली, बाबूजी अगर आप बुरा न माने तो मैं आपसे एक बात कहूँ। हाँ बेटी बोलो। नंदिनी ने कहा कि राजन वही लड़का है जिसके बारे में मैंने आपसे कुछ दिनों पहले रिया के रिश्ते के लिए बात की थी। बाबूजी चौंक से गए। बाबूजी ने बोला, फिर देर किस बात की, उसके माँ बाप से बात करो और शादी की डेट फिक्स करो, मुझे लड़का पसंद है। कुछ दिनों बाद राजन और रिया की सगाई हो गई और शादी भी बड़े धूमधाम से हुई। एक बहू ने आखिर एक सास का फर्ज निभा ही दिया था। यहाँ पे नंदिनी बहुत खुश थी क्योंकि उसकी वचन दिया हुआ पूरा उसने जो खुद कर दिया, इसीलिए वे बहुत प्रसन्न और खुश थी। तो देखा आपने कैसी लगी कहानी, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा।